यह देखकर अथर्व को अब बहुत गुस्सा आने लगा। वह आगे बढ़कर सभी गार्डों की तरफ देखते हुए चिल्लाकर बोला, यह क्या बदतमीजी है? तुम लोग हमें इस तरह से जाने से रोक नहीं सकते। हमारा रास्ता छोड़ो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रॉकी, इनसे कहो कि यह लोग हमारा रास्ता छोड़ दें। कहते हुए अथर्व ने गुस्से से रॉकी की तरफ देखा, लेकिन अथर्व की बातों को सुनकर रॉकी ने अपने चेहरे पर एक तिरछी स्माइल लाते हुए कहा, आई एम सॉरी अथर्व, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, पर क्या करूं? इसके अलावा मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। वह थोड़ा रुककर गंभीरता से बोला, मैं जानता हूँ इस शादी को एक्सेप्ट करने के लिए आशी को वक्त चाहिए और एक भाई होने के नाते तुम्हें उसकी चिंता है, लेकिन यू डोंट वरी, मैं इस शादी का बोझ आशी पर नहीं डालूंगा। रॉकी की आवाज और कठोर हो गई। वह जितना वक्त चाहे ले सकती है, पर शादी के बाद। शादी तो आज ही होगी, चाहे कोई कुछ भी कहे, और इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। जब तक यह शादी नहीं होगी, इस घर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, तुम भी नहीं, और यह मेरा आखिरी फैसला है। जो भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा, इसका नतीजा उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इन शब्दों को कहते हुए रॉकी का चेहरा बेहद गंभीर और खतरनाक लग रहा था, और तभी राहुल और समर आगे आते हुए रॉकी पर नाराजगी जताते हुए बोले, रॉकी, तुम यह क्या कर रहे हो? अथर्व आशी का भाई है, और वह जो कह रहा है बिल्कुल सही है। आशी के साथ तुम जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। उसे वक्त दो और उन दोनों को नीदरलैंड जाने दो। जब मामला ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम आशी से खुद बात करेंगे। फिलहाल शादी का फैसला छोड़ दो, क्योंकि आशी की मानसिक स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। फिर समर ने रॉकी को समझाते हुए कहा, रॉकी, तुम इस तरह आशी के साथ जबरदस्ती करके उसकी नजरों में बुरे बन जाओगे, और वह चाहकर भी तुम्हें अपना नहीं पाएगी। बेहतर है तुम उसे समझने की कोशिश करो। समर और राहुल की बात सुनकर रॉकी ने अपने हाथों को सीने पर बांधते हुए अपने चेहरे पर एक ठंडा भाव लाते हुए गहरी सांस लेकर कहा, मैंने फैसला कर लिया है, और मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। शादी तो आज ही होगी, फिर चाहे जो भी हो। फिर जोर से चिल्लाते हुए अपने कमांडोज की तरफ देखते हुए बोला, गार्ड्स, जब तक यह शादी नहीं हो जाती, यहाँ खड़े हर शख्स पर नजर रखो, चाहे वह कोई भी हो, और जिसने भी कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, उसे तुरंत अरेस्ट कर लो। और यह मेरा ऑर्डर है, न्यू ड्रैगन किंग का ऑर्डर। कहते हुए रॉकी के चेहरे पर बेहद ठंडे भाव थे, और उसकी आवाज में एक सख्त कमान झलक रहा था। रॉकी के आदेश को सुनकर आसपास खड़े सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि रॉकी ने इनडायरेक्ट तरीके से सभी को नजरअंदाज कर दिया था। अब रॉकी ने आशी की तरफ देखते हुए कठोर शब्दों में कहा, आशी, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन अब आशी का रहा सब्र भी टूट गया। वह गुस्से से तेज कदमों के साथ रॉकी के पास आई और खींचकर उसे एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। रॉकी का चेहरा एक तरफ झुक गया, और वह आशी की इस क्रिया से हैरान रह गया। हॉल में खड़े सभी लोग आशी के गुस्से को देखकर खड़े के खड़े ही रह गए। इससे पहले कि रॉकी या कोई और कुछ समझ पाता, आशी ने उसके कॉलर को पकड़कर उसे झकझोरते हुए चिल्लाकर कहा, रॉकी, तुम बहरे हो गए हो? तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। यह मेरी जिंदगी है, और मेरी जिंदगी का फैसला तुम नहीं ले सकते। मैं सिर्फ अपने साइको की पत्नी हूँ। वह पति है मेरा, और उसे भूलकर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। समझ गए तुम? और अगर तुमने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की,
तो मैं अपनी जान दे दूंगी। याद रखना। रॉकी, जो इस वक्त आशी के गुस्से और बातों को चुपचाप सुन रहा था, उसकी जान देने वाली बात को सुनकर गुस्से से टमटमा गया। उसका चेहरा डार्क हो गया और अगले ही पल वह गुस्से में आशी के चेहरे को दबाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर चिल्लाया, आशी खबरदार। जो यह शब्द दोबारा अपनी जुबान से निकालने की कोशिश भी की। तुम्हें मुझ पर गुस्सा करना है, चिल्लाना है या नाराजगी जतानी है, तुम्हें हर चीज का हक है। तुम चाहो तो मुझे एक क्या हजारों थप्पड़ मार सकती हो, मैं उफ तक नहीं करूंगा। लेकिन तुमने जो शब्द अपनी जुबान से निकाले हैं, उन्हें दोबारा कहने की कोशिश मत करना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें हर हक दिया है, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाने का हक नहीं दिया। तुम्हारी यह जिंदगी अब तुम्हारी नहीं, मेरी अमानत है। महीनों पहले सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मैंने अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया था। इसलिए नहीं कि क्रिश तुमसे प्यार करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम क्रिश से प्यार करती थी। लेकिन आज किस्मत ने मुझे दोबारा मौका दिया है अपनी मोहब्बत को हासिल करने का, और यह मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें चाहे कितना भी वक्त लगे मुझे अपनाने में, मैं तुम्हें पूरा वक्त दूंगा। लेकिन शादी तो होकर रहेगी, और आज ही होगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, समझ गई तुम? कहते हुए रॉकी ने उसका चेहरा छोड़ दिया। आशी, जो अपनी आंखों में आंसू लिए हुई थी, अपने चेहरे के दर्द को बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि रॉकी ने बहुत जोर से उसका चेहरा दबा रखा था। रॉकी के छोड़ते ही वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो रॉकी? यह शादी यूजलेस है। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि मैं साइको से प्यार करती हूँ। तुम अच्छी तरह से जानते हो, और मैं उसकी वाइफ हूँ। एक औरत की शादी सिर्फ एक बार होती है, और मेरी शादी मेरे साइको से हो चुकी है। तुम यह क्यों नहीं समझते? आशी की बात सुनकर रॉकी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, आशी, अगर इस शादी से मना करने की तुम्हारी वजह तुम्हारी और क्रिश की शादी है, तो तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अमेरिका के कानून के हिसाब से तुम्हारी और क्रिश की शादी इलीगल है, क्योंकि क्रिश ने तुमसे हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी की थी, और वह भी तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाकर, तुम्हें बेवकूफ बनाकर उसने तुम दोनों की शादी को रजिस्टर नहीं करवाया है, और इस हिसाब से तुम कानूनी अब तक कुंवारी हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ये बेवकूफी नहीं करूंगा। मैं तुमसे हिंदू रीति रिवाज के साथ साथ रजिस्टर मैरिज भी करूंगा, ताकि हमारी शादी पक्की हो सके, और लीगली मैं तुम्हारा फर्स्ट हस्बैंड बनूं। अब तो तुम्हें इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? रॉकी की बात सुनकर आशी हैरान रह गई। उसे तो इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था जो रॉकी ने कहा। और तभी राहुल और अथर्व गुस्से से आगे आते हुए बोले, रॉकी, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से की बातें करने की? तुम्हें लगता है तुम आशी के भाई के जिंदा रहते उसके साथ जबरदस्ती कर सकते हो? कभी नहीं, मैं यह होने नहीं दूंगा। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए अथर्व रॉकी से लड़ाई करने लगा। रॉकी ने भी अथर्व की फाइटिंग का जवाब दिया, और अब दोनों ही एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। तभी समर भी बीच में आकर उन दोनों को रोकने की कोशिश करने लगा। राहुल ने भी दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन दोनों रुकने को तैयार नहीं थे। आशी, जो इस वक्त सदमे में खड़ी थी, यह सब देख रही थी। तभी नताशा ने उन दोनों को जानवरों की तरह लड़ते देखकर आशी से कहा, आशी, तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? रोको उन्हें, तुम्हारे सिवा उन्हें कोई और नहीं रोक सकता। आशी, प्लीज कुछ करो। अब नताशा की बात सुनकर आशी अपने ख्यालों से बाहर आई। अपनी आंखों में आंसू लेते हुए वह जोर से चिल्लाई, स्टॉप! शांत हो जाओ।
आशी की आवाज सुनकर अथर्व और रॉकी अचानक रुक गए। दोनों ने अपनी नजर घुमाकर आशी की तरफ देखा। अब आशी रोते हुए उनके सामने आई और एक नजर अथर्व और रॉकी पर डाली। दोनों के ही चेहरों से खून बह रहा था। समर भी उनकी फाइट रोकने के प्रयास में घायल हो गया था। आशी अपनी आंखों में आंसू लिए अथर्व की तरफ देखते हुए बोली, आपको मेरे लिए फाइट करने की जरूरत नहीं है अथर्व भैया। अब मेरी किस्मत में जो लिखा है होगा, मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। फिर रॉकी की तरफ देखते हुए आशी अपनी आंखों में आंसू लेकर बोली, रॉकी, मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त समझा था, पर आज के बाद तुम मेरी दोस्ती हमेशा के लिए खो चुके हो। इसके बाद आशी राहुल की तरफ देखते हुए बोली, बाबा, आज मुझे भी यकीन हो गया है, मैं सचमुच बहुत मनहूस हूँ। मुझसे जुड़े हर शख्स को मेरे कारण तकलीफ होती है। अब आशी रोते हुए अपने कमरे की तरफ दौड़ गई। आशी को रोता हुआ देखकर नताशा भी उसके पीछे चली गई। राहुल, समर, अथर्व और एना गुस्से में रॉकी को देखने लगे, लेकिन रॉकी को किसी की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह चुपचाप वहां से चला गया। अब शादी की तैयारी हो रही थी। अथर्व, राहुल, समर और एना सभी को नजरअंदाज कर दिया गया था। उनके पीछे हर वक्त गार्ड घूम रहे थे। आज पहली बार अथर्व ने खुद को इतना बेबस महसूस किया। राहुल की भी कोई बात नहीं चल पा रही थी। राका भी इस वक्त बिला में मौजूद नहीं था। देखते ही देखते हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी का मंडप सज गया। पंडित जी भी आ गए थे, साथ ही एक वकील भी आया जो शायद उनकी रजिस्टर मैरिज करने वाला था। इधर दूसरी तरफ कमरे में आशी फूट फूट कर रो रही थी। उसने क्रिश की फोटो को अपने सीने से लगाते हुए अपने आप से कहा, साइको, तुम कहाँ हो? प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम आज नहीं आए तो तुम अपनी फायरफ्लाई को हमेशा के लिए खो बैठोगे। प्लीज साइको, आ जाओ, तुम्हें मेरी कसम। कान्हा जी, मेरा साइको जहां भी है उसे मेरे पास वापस भेज दीजिए, वरना मेरा आप पर से भरोसा उठ जाएगा। कान्हा जी, प्लीज कुछ कीजिए। आशी फूट फूट कर रो रही थी और नताशा भी रोते हुए उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी आशी के कमरे के दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। नताशा ने दरवाजा खोला तो रॉकी दरवाजे पर खड़ा था। उसने नताशा को साइड किया और कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वहां उसने देखा कि आशी बेड पर बैठी क्रिश की फोटो को अपने सीने से लगाकर रो रही थी। रॉकी को अपने सामने देखकर आशी के चेहरे पर नफरत छलकने लगी थी। उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। आशी की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर रॉकी को अपने दिल में चुभन महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। रॉकी ने आशी को एक ब्राइडल इंडियन रेड कलर का शादी का जोड़ा और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी और श्रृंगार का सामान देते हुए कहा, आशी, यह तुम्हारा शादी का जोड़ा है, इसे पहन लो और नीचे आ जाओ। पंडित जी वेट कर रहे हैं शादी के लिए। रॉकी की बात सुनकर आशी गुस्से से दांत पीसते हुए रॉकी पर चिल्लाई, मैं ये जोड़ा नहीं पहनूंगी, ले जाओ अपने कपड़े। मुझे ना तुमसे शादी करनी है और ना ही तुम्हारे नाम का यह जोड़ा पहनना है। आशी की बात सुनकर रॉकी ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, 20 मिनट है तुम्हारे पास। आशी, नताशा की हेल्प से यह ड्रेस पहन लो और नीचे आ जाओ। अगर 21वां मिनट हुआ, उसने सख्त लहजे में बोला, तो मैं खुद यहाँ आऊंगा और अपने हाथों से तुम्हें यह ड्रेस पहनाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें वह पसंद नहीं आएगा। सो अब चॉइस तुम्हारी है, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगा। कहते हुए रॉकी वहां से चला गया। रॉकी के जाने के बाद आशी एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। वह खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। एक पति की गैर
मौजूदगी में एक पत्नी की क्या हालत होती है, यह दर्द वही औरत जान सकती है जिसका पति उसके साथ नहीं होता। अब नताशा आशी को संभालते हुए बोली, आशी अब हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तुम्हें तैयार होना ही होगा। ना चाहते हुए भी आशी को शादी की कॉस्ट्यूम पहननी पड़ी, लेकिन तैयार होते वक्त उसके दिल पर जो छुरियां चल रही थी, उसका दर्द सिर्फ वही जानती थी। उसकी आंखों से बह रहे आंसू एक पल के लिए भी नहीं थम रहे थे। नताशा को भी अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वह भी उसके साथ साथ रो रही थी। तभी उसके उनके कमरे के दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। नताशा ने दरवाजा खोला तो एक लेडी गार्ड आशी को लेने के लिए आई थी। जब लेडी गार्ड आशी का घूंघट करने लगी तो नताशा ने हैरानी से उससे पूछा, आप आशी का घूंघट क्यों कर रही हैं? लहंगा बहुत भारी है, वह चलेगी तो गिर जाएगी। नताशा की बात सुनकर लेडी गार्ड ने जवाब दिया, दरअसल मास्टर का ऑर्डर है। पंडित जी ने कहा है कि किसी ग्रह नक्षत्र के कारण दूल्हा दुल्हन शादी पूरी होने तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते। ये कहते हुए लेडी गार्ड आशी को अपने साथ ले जाने लगी। तभी नताशा ने देखा कि आशी के लहंगे में कुछ दाग लगे हुए हैं। यह देखकर नताशा ने लेडी गार्ड से कहा, अरे एक मिनट रुकिए, उसके लहंगे में कुछ दाग लग गए हैं, मैं उसे साफ कर देती हूँ। थोड़ी देर में दुल्हन मंडप में आ चुकी थी। पंडित जी के कहने पर लेडी गार्ड ने आशी को रॉकी के बगल में छोटी सी चौकी पर बिठा दिया। रॉकी आज अपनी दुल्हन को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि कुछ ही पल में वह पूरी तरह से उसकी हो जाएगी। हॉल में बैठे राहुल, अथर्व और समर और ऐना इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन उनके चारों तरफ गार्ड लगे हुए थे। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे शादी के सभी मंत्र पूरे हो गए। अब पंडित जी ने फेरे लेने के लिए कहा। रॉकी अपनी जगह से खड़ा हुआ और आशी का हाथ पकड़कर उसे भी खड़े होने में मदद की। देखते ही देखते 7 फेरे पूरे हो गए और अब वे दोनों अपनी जगह पर वापस बैठ गए। अब पंडित जी ने कन्या की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा। दुल्हन का चेहरा देखना मना था। लेडी गार्ड इंडियन थी, इसलिए उसने दुल्हन के दुपट्टे को उसके चेहरे के आगे रख दिया, जिससे कि उसका चेहरा ढक गया। फिर उसके दुपट्टे को अच्छे से एडजस्ट कर दिया, जिसके कारण आशी की मांग अब रॉकी के सामने थी। रॉकी ने आशी को सिंदूर भी लगा दिया और अब वह दुपट्टा एक बार फिर से आशी के चेहरे को ढक रहा था। अब पंडित जी के कहने पर रॉकी ने दुल्हन को मंगलसूत्र भी पहना दिया। अब पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, आज के बाद आप लोग हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादीशुदा हैं। भगवान आप दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। अब आप अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। पंडित जी की बात सुन मानकर रॉकी और आशी अपनी जगह से खड़े हुए। अब वह दोनों राहुल और अथर्व के पास गए। उन्होंने राहुल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। राहुल अपने बच्चों की खुशी में और उनकी किस्मत में जो लिखा है, इस बात को स्वीकार करके दोनों को आशीर्वाद देता है। हालांकि वह भी ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि आशी खुश नहीं थी। अब दोनों ऐना के पास आए। ऐना ने दोनों को आशीर्वाद नहीं दिया। उसने अपने पैर पीछे खींच लिए और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। यह चीज रॉकी को अच्छी नहीं लगी, पर फिलहाल उसने कुछ नहीं कहा। रॉकी ने आशी की तरफ देखते हुए कहा, इट्स ओके, आज नहीं तो कल मॉम शादी को एक्सेप्ट कर ही लेंगी, तुम बुरा मत मानना। अब दोनों ही अथर्व के सामने आए। अथर्व ने एक नजर दोनों को देखा और फिर आशी को अपने गले लगाते हुए कहा, आई एम सॉरी मेरी बहन, मेरे लिए कुछ नहीं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ तू इस शादी से खुश नहीं है। एक भाई के लिए सबसे बड़ी लाचारी वाली और डूब मरने वाली बात तब हो जाती है जब वह अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सकता। आज मैं अपने आप को बहुत टूटा हुआ और कमजोर महसूस कर रहा हूँ। मैं चाहकर भी अपनी बहन को
उसकी खुशियां नहीं दे पाया। हो सके तो इसके लिए मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे जो वादा किया था वह पूरा करने में नाकामयाब रहा, पर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आगे आने वाला तेरा भविष्य बहुत अच्छा हो। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। भले ही यह शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है, पर एक भाई होने के नाते मैं तुझे खुश रहने की दुआ देता हूँ। भगवान जल्द से जल्द तेरी जिंदगी में खुशियां ले आए। मैं तुझे अपना आशीर्वाद देता हूँ। अथर्व की बात सुनकर आशी उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, और आशी ने रोने की आवाज को सुनकर अथर्व एकदम से हैरान रह गया। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसने अगले ही पल आशी के चेहरे से घूंघट हटा दिया, और फिर दुल्हन का चेहरा देखकर सभी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि यह आशी नहीं बल्कि नताशा थी। नताशा ने लेडी गार्ड से कहा कि आशी के लहंगे में दाग लगा हुआ है, और वह उसके लहंगे को साफ करने के बहाने से बाथरूम में ले गई। अब आशी ने नताशा से कहा, नताशा तू इस दाग को रहने दे, यहाँ तो मेरी जिंदगी में दाग लग रहा है। इस लहंगे का अच्छा या बुरा होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आशी की बात सुनकर नताशा जल्दी से उसके सर से दुपट्टा हटाते हुए बोली, तेरी जिंदगी में कोई दाग नहीं लगेगा। तू बस जल्दी से अपना लहंगा निकाल और मुझे दे। नताशा की बात सुनकर आशी को कुछ भी समझ नहीं आया। वह ना समझी में उसे देखते हुए बोली, लेकिन तू मेरा लहंगा लेकर क्या करेगी? नताशा ने आशी की बात सुनकर जल्दी से उसके ब्लाउज के हुक खोलते हुए कहा, तू ज्यादा बकवास मत कर। बाहर वह ताड़का खड़ी है। मैं जैसा कहती हूँ बस वैसा कर। अपने कपड़े मुझे दे। अब आशी ने जल्दी से अपने कपड़े उतार कर नताशा को दिए, और इसी बीच नताशा ने आशी को पूरी प्लानिंग समझा दी। नताशा की बात समझकर आशी रोते हुए बोली, पर यह तो तेरे साथ गलत हो जाएगा। रॉकी तुझे प्यार नहीं करता। तेरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा। तू मेरे लिए यह मत कर नताशा। रॉकी को पता चलेगा तो पता नहीं वह क्या कर जाएगा। आशी की बात सुनकर नताशा जल्दी जल्दी कपड़े पहनते हुए बोली, उसे कुछ पता नहीं चलेगा और मेरी लाइफ स्पॉइल नहीं होगी। अगर उसे यह शादी मंजूर नहीं होगी तो बाद में हम डाइवोर्स ले लेंगे। फिलहाल के लिए यह सिचुएशन इसी तरह हैंडल हो सकती है। और तू मेरी बहन है। मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। भले ही अथर भैया तुझे बचाने में नाकामयाब रहे, पर तेरी बहन तो तेरे साथ है। तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। और थोड़ी ही देर में नताशा दुल्हन के भेष में बाहर आ चुकी थी। लेडी बॉडीगार्ड ने नताशा को आशी समझकर अपने साथ लेकर मंडप में पहुंचा दिया। प्रेजेंट टाइम। नताशा को दुल्हन के रूप में देखकर अथर्व हैरान रह गया। घर के सभी लोग चौंक गए, और रॉकी को तो जैसे सदमा लग गया। अब नताशा ने रोते हुए अथर्व से कहा, मुझे माफ कर दीजिए भैया, पर मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। आशी को टूटकर बिखरते हुए नहीं देख सकती थी। नताशा की बात सुनकर अथर्व ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और चिंता भरे स्वर में बोला, मैं समझता हूँ नक्टू, तेरी इंटेंशन सही थी बच्चे, लेकिन बिना प्यार की यह शादी शादी कोई खेल नहीं है बच्चे। वह थोड़ी देर रुक कर बोला, तूने कम से कम अपनी लाइफ के बारे में तो सोचा होता। मेरी एक बहन की लाइफ बचाते बचाते मेरी दूसरी बहन की लाइफ स्पॉइल हो गई। अथर्व की बात सुनकर राहुल आगे बढ़ा और शांत स्वर में बोला, तुम चिंता मत करो अथर्व, नताशा की लाइफ स्पॉइल नहीं हुई है। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक रॉकी और नताशा की शादी हो चुकी है, और अब इस शादी को रजिस्टर करवा कर हम इसे कंप्लीट कर देंगे। अब नताशा इस घर की बहू है और हमें इसे एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन राहुल की बात सुनकर रॉकी गुस्से में अपने सर का सेहरा निकालकर फर्श पर फेंक देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, यह गलत है। मैं इस शादी को नहीं मानता। यह शादी धोखे से हुई है और धोखा गैर कानूनी है। मैं यह शादी किसी भी हरकत में स्वीकार नहीं करूंगा। रॉकी की बात सुनकर समर आगे बढ़ा और चिल्लाते हुए बोला, रॉकी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर यह शादी गैरकानूनी है क्योंकि यह धोखे से हुई है, तो तुम्हारी और आशी की शादी भी गैर कानूनी ही होती। तुम आशी को ब्लैकमेल करके जबरदस्ती शादी करने वाले थे और अब तुम दोनों इस शादी को मानो या ना मानो, यह शादी हो चुकी है। तुम दोनों अब पति पत्नी हो। चुपचाप रजिस्टर मैरिज करवाओ और इस शादी को कानूनी रूप से माननीय करो। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। समर की बात सुनकर रॉकी गुस्से से उसका कॉलर पकड़ता है और चिल्लाकर कहता है, मैं यह शादी नहीं मानता और कोई भी मुझे इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मेरी और आशी की शादी आज होने वाली थी और वही शादी होकर रहेगी। रॉकी ने अपने लेडी बॉडीगार्ड की तरफ देखा और गुस्से से कहा, जाओ और आशी को मंडप में लेकर आओ, चाहे इसके लिए तुम्हें जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। और रॉकी की बात सुनकर दो लेडी बॉडीगार्ड तुरंत वहां से चली गईं। इधर रॉकी की बात सुनकर हॉल में खड़े सभी लोग गुस्से से लाल पीले हो गए और अब सभी रॉकी की तरफ बढ़ने लगे। तभी अथर्व ने चिल्लाते हुए कहा, रॉकी, खबरदार, जो मेरी बहन को हाथ लगाने की कोशिश भी की, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। यह कहते हुए अथर्व ने गुस्से में रॉकी पर पंच उठाने की कोशिश की, लेकिन रॉकी ने अथर्व के पंच को अपने एक हाथ से रोक लिया और चिल्लाकर अपने गार्ड से कहा, गार्ड्स, अरेस्ट कर लो सबको। रॉकी का आदेश मिलते ही वहां खड़े गार्डों ने तेजी से सभी के हाथों में हथकड़ियां लगा दी और उन्हें काबू में कर लिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। अब गार्डों ने सभी के सर पर बंदूकें तान दी थी। रॉकी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह पागल हो चुका हो। तभी ऐना गुस्से में चिल्लाई, रॉकी, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम उस लड़की के लिए अपनी ही मॉम डैड को अरेस्ट करवा रहे हो। तुम्हारी और नताशा की शादी हो चुकी है। तुम क्यों नहीं समझते कि नताशा तुम्हारे लिए एक अच्छी जीवन साथी बनेगी? अपनी मॉम की बात सुनकर रॉकी गुस्से से उनकी तरफ देखकर चिल्लाया, शट अप मॉम, नताशा और मेरी शादी गैर कानूनी है। मैं इस शादी को नहीं मानता क्योंकि मैं आशी से प्यार करता हूँ और आज वह शादी होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। फिर रॉकी ने गुस्से से कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, शादी पूरे होते ही मैं आप सभी को फ्री कर दूंगा, लेकिन तब तक आप सभी को ऐसे ही रहना होगा क्योंकि अब मैं इस शादी में कोई भी ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब सभी लोग के कानों में आशी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। दो लेडी बॉडीगार्ड्स आशी को जबरदस्ती खींचते हुए हॉल में लेकर आई। आशी लगातार चिल्लाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़ो मुझे, तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे नहीं जाना, मुझे यह शादी नहीं करनी। आशी लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी रॉकी उसके पास आया। उसने आशी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे मंडप में अपने साथ बिठा दिया और कहा, अब यह शादी होकर ही रहेगी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था आशी, कोई भी ड्रामा करने की कोशिश मत करना, पर तुम प्यार से समझती ही नहीं हो। अब मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी करनी होगी। रॉकी ने कहा, पंडित जी मंत्र पढ़िए। रॉकी को देखकर पंडित जी थोड़ा घबराते हुए बोले, देखिए जजमान, यह गलत है। अभी अभी आपने एक बालिका से विवाह किया है, उसके बाद दूसरी शादी अवैध है।
पंडित जी की बात सुनकर रॉकी उनके ऊपर गन तानते हुए गुस्से में चिल्लाया, ए पंडित, यहाँ ज्यादा डायलॉग बाजी मत करना। जितना कहा जा रहा है वह कर, वरना तेरी खोपड़ी में गोली मार दूंगा, भेजा बाहर निकाल दूंगा, समझा। रॉकी की इस धमकी को सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान रह गए। अब पंडित जी ने डर के मारे मंत्र पढ़ना शुरू किया। आशी लगातार रोते हुए रॉकी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर रॉकी ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ रखा था। रॉकी, छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ जबरदस्ती मत करो प्लीज। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं करूंगी, आशी चिल्लाई। आशी की बात सुनकर रॉकी चिल्लाते हुए बोला, तुम चुपचाप बैठी रहो आशी, आज यह शादी होने से कोई भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं, समझ गई? तुम उन दोनों की शादी हो रही थी और हॉल में बैठे सभी लोग, राहुल, समर, अथर्व और नताशा, रॉकी पर चिल्लाते हुए उससे रोकने की कोशिश कर रहे थे। रॉकी, तुम यह गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो, यह गलत है, रुक जाओ। पर रॉकी तो जैसे कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। लेडी बॉडीगार्ड्स आगे आई और रॉकी के गले में पहने हुए गमछे और आशी के गले में लिपटे हुए दुपट्टे के साथ उनका गठबंधन कर दिया। पंडित जी डर के मारे जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगे। इसी बीच आशी खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर रॉकी की पकड़ उसके हाथों पर बहुत ज्यादा जोर से कसी हुई थी। आशी लगातार रो रही थी और अपनी दो बहनों की जिंदगी एक साथ बर्बाद होने के ख्याल से अथर्व का खून खौल रहा था। अथर्व और समर लगातार चिल्लाते हुए रॉकी को यह गलती करने से मना कर रहे थे। राहुल भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, पर रॉकी कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। इस वक्त हॉल में बैठे लगभग सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। नताशा को भी बंदूक की नोक पर रखा गया था। तभी पंडित जी ने रॉकी से कहा, आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। रॉकी ने आशी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ फेरे लेने शुरू कर दिए। इस बीच आशी लगातार रो रही थी, पर रॉकी को तो जैसे उसके आंसू दिखाई ही नहीं दे रहे थे और ना ही उसका दर्द। वह अपने प्यार में पूरी तरह से स्वार्थी हो चुका था, या यह कहें कि वह पागल हो गया था। थोड़ी ही देर में फेरे पूरे हो चुके थे। अब पंडित जी ने दोनों को बैठने के लिए कहा और रॉकी की तरफ घबराते हुए देखते हुए बोला, अब वर कन्या की मांग में सिंदूर भरे और गले में मंगलसूत्र पहनाए। पंडित जी के कहने पर रॉकी ने अपनी चुटकी में सिंदूर उठाया और वह अपने हाथों को आशी की मांग की तरफ ले जाने लगा। रॉकी के हाथों में सिंदूर देखकर आशी की धड़कनें रुक गई। वह तुरंत ही सर ना में हिलाते हुए जोर जोर से रोने लगी। नहीं रॉकी, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, यह गलत है। कहते हुए आशी अपना चेहरा इधर उधर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रॉकी, जिसे सिंदूर लगाने में परेशानी होने लगी थी, अचानक ही आशी के चेहरे को पकड़कर उसके गालों को जोर से दबाते हुए अपनी नीली आंखों से उसे घूरते हुए चिल्लाकर बोला, शट अप आशी, खबरदार जो अपने मुंह से एक और शब्द निकाला, चुपचाप बैठी रहो, वरना वरना क्या करोगे रॉकी, बताओ मुझे। एक भारी और कर्कश आवाज उस पूरे हॉल में गूंज गई और इस आवाज को सुनते ही सभी के कान खड़े हो गए। सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और रॉकी के हाथ हवा में ही रुक गए। आसी, जिसकी आंखों में बेतहा आंसू थे, अचानक ही उसके रुकी हुई दिल की धड़कनें 100 की स्पीड से चलने लगी थी। जो सांस अब तक उसे रुकती हुई सी महसूस हो रही थी, अचानक उन सांसों में हलचल होने लगी। दोस्तों, कहानी में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन आएगा आशी को बचाने। क्या आशी का साइको आ गया है वापस? आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर।
मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।